क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 की रिपोर्ट आई है और इसमें भारत के लिए अच्छी बातें भी हैं और खराब बातें भी हैं। जैसे इंडिया की जो आईआईटी दिल्ली है उसने इस रिपोर्ट में डिप यहाँ पे देखा है, मतलब उसकी रैंकिंग कम हुई है। वहीं पे इंडिया की जो पोजीशन है रिसर्च में बढ़ी है। इसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे ट्वीट भी आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये न्यूज हो जाती है। एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप इसमें भी ट्वीट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक्डइन का पोस्ट है, उसका जिक्र किया गया है कि 24 यूनिवर्सिटी थी 2016 में, इस मतलब इस तरह की जो रैंकिंग आती थी, और 294 हो चुकी हैं 2026 में, जो कि दिखाता है 1125% का इंक्रीज आने, मतलब ये जो आपके 9 साल हो गए हैं उसको देखते हुए कि मतलब या 10 साल आप ले लीजिए कि उसको देखते हुए कि भाई इसमें इतना 1125% का इंक्रीज देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं इस रैंकिंग की। तो इसमें सबसे पहले बात करें अगर इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो इसे मैंने नाम दिया एक मिक्स्ड बैग की तरह है, मतलब कि इस रैंकिंग में अच्छा और बुरा दोनों चीजें ऐसा देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं उनकी जो रैंकिंग है उसमें सेटबैक देखने को मिला है। वहीं पर जो रिप्रेजेंटेशन है और जो रिसर्च कैपेसिटी है इंडियन सिस्टम की, उसने मैसिव ग्रोथ देखा है। जैसा आपने अभी पीछे ट्वीट में भी देखा कि भारत की जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। सेकेंड मोस्ट जो रिप्रेजेंटेड नेशन बन चुका है इंडिया इस रैंकिंग में, मतलब ये कि जो एशिया की रैंकिंग है इसमें जो सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं वो चाइना के बाद इंडिया की हैं। कितनी? 294 यूनिवर्सिटीज इस बार यहाँ पे आई हैं, और उसमें भी 137 क्या है, न्यू इंट्रेंट्स हैं, मतलब 137 यूनिवर्सिटी नई ऐड हुई हैं इसमें पहली बार। चाइना की अगर बात करें तो 395 यूनिवर्सिटीज चाइना की इसमें रैंक करती हैं। तो चाइना से देखें तो आप लगभग जो है 100 यूनिवर्सिटीज पीछे हैं, लेकिन सेकेंड मोस्ट होना भी अपने आप में बड़ी बात है। वहीं पर ये तो एक अच्छा सा पक्ष रहा। वहीं पर अगर हम थोड़ा बुरा पक्ष इसका देखें तो आईआईटी दिल्ली जो है उसकी रैंकिंग कम हो चुकी है। आईआईटी दिल्ली इंडिया का सबसे टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इसमें अब इस बार इसको 59th पोजीशन मिली है, और ये 2025 की जो रैंकिंग आई थी उससे अगर तुलना करें 2025 में उसकी 44th रैंकिंग थी एशिया में, जो कि अब 59th पोजीशन पे पहुंच चुकी है। मतलब केवल अगर अपने देश की बात करें इस रैंकिंग के हिसाब से तो आईआईटी दिल्ली ने 5वीं बार लगातार फिर से टॉप किया है। और कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं जिसने इस रैंकिंग में टॉप किया है? तो भारत का आईआईटी दिल्ली है जिसको 59th रैंक मिला है। फिर आता है आईआईएससी बेंगलोर, मतलब इंडिया में सेकंड है, वैसे 64th रैंक है। फिर है आईआईटी मद्रास जिसको 70 रैंक मिली है। आईआईटी बॉम्बे को 71, आईआईटी कानपुर को 77, आईआईटी खड़गपुर को भी 77, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को 95। तो टॉप 100 में अगर देखेंगे तो टॉप 100 में इंडिया के यहाँ पे 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं इस लिस्ट में, जिनका यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो ग्लोबल इसके या फिर जो एशियन हाइलाइट्स हैं उनकी, तो ये जो 2026 की रैंकिंग है इसमें टोटल 1529 इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया गया है। और इसमें अगर देखा जाए कि एशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी है टॉप की, तो सबसे पहले नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, जो कि हांगकांग की यूनिवर्सिटी है। फिर आती है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, और थर्ड पोजीशन पे टाई है, एक है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और दूसरी भी सिंगापुर की है नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी सिंगापुर के, ये टाई हो रखा है। तो ये अगर आप देखेंगे टॉप 3 में तो यहाँ पे हांगकांग, चाइना और सिंगापुर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका दबदबा है। और अगर रीजनल डोमिनेंस की बात करें तो इसमें अगर टॉप 10 को आप देखेंगे रैंकिंग को, तो इसमें केवल 3 ही देश की जो यूनिवर्सिटीज हैं, हांगकांग, मेनलैंड चाइना और सिंगापुर। इसमें कोई चौथा देश है ही नहीं। और हम एशिया की बात करें इसमें जापान भी आता है, तो इसमें जो जापान की भी कोई यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं आ रही है। इंडिया की तो बात ही मत करिए, इंडिया तो 50 से बाहर है, 59th हमारा सबसे टॉप पे है। तो ऐसे देखें तो यहाँ पे हांगकांग, मेनलैंड चाइना और सिंगापुर से भारी कंपटीशन है, और इंडिया को इस विषय में सोचना भी चाहिए कि कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें इंडिया पिछड़ रहा है, बाकी जगह पे अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं अगर उनको सुधारा जाए तो इंडिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग और अच्छी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि इंडिया की क्या वीकनेसेस हैं और क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की कि इंडिया का जो ब्राइट स्पॉट है वो क्या है, तो वो है रिसर्च पावर हाउस। इंडिया एशिया में रिसर्च प्रोडक्टिविटी में लीड कर रहा है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पेपर्स के कि कितने पेपर जो है इंडिया से जा रहे हैं रिसर्च के लिए, तो उसका नंबर में भारत काफी आगे है। और यहाँ पे पेपर पर फैकल्टी की अगर बात करें तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी
ये जो है ये वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है, ये रैंक 1 पे है पूरे एशिया में। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फैकल्टी के द्वारा पेपर रिलीज किए जा रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी से जो है पेपर्स जा रहे हैं पर फैकल्टी के हिसाब से। वहीं पर अगर हम देखें स्टाफ विथ पीएचडी की, जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ में स्टाफ हैं जिनको पीएचडी प्राप्त है, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी भारत लीड कर रहा है। 11 इंडिया के इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि एशिया की जो टॉप 23 हैं इस मैट्रिक्स में उसमें आते हैं। मतलब इंडिया में जो इस इंस्टीट्यूशन में लोग पढ़ा रहे हैं वो पीएचडी होल्डर्स हैं। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो इंडिया काफ़ी बेहतर कर रहा है। और भारत की रैंकिंग एम्प्लॉयर रेपुटेशन में भी इंक्रीज हुई है। 36 जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपनी जो एम्प्लॉयर रेपुटेशन स्कोर है उसको भी इंक्रीज किया है। तो अगर देखें तो ये भारत की कुछ की स्ट्रेंथ है। मतलब हम नंबर ऑफ पेपर ज़्यादा प्रोड्यूस करें, पेपर पर फैकल्टी अच्छी है, स्टाफ के पास पीएचडी वगैरह, एम्प्लॉयर रेपुटेशन अच्छा है, तो यहाँ पे हम एक्सेल करें। कहाँ पर हम अभी पीछे रह रहे हैं, तो वो की चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा, मैं पिछला जब जो वर्ल्ड वाली ऐसी रैंकिंग आई थी क्यूएस वाली, वो भी मैंने बता रखा है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनलाइजेशन में भारत बहुत पीछे है। मतलब जो ग्लोबल एवरेज है उससे भी काफ़ी पीछे भारत आता है इंटरनेशनलाइजेशन में। ये इंडिया की ग्रेटेस्ट जो है वीकनेस में आता है। अगर ये एक मैट्रिक अगर भारत अपनी सुधार ले, मतलब इंडिया की यूनिवर्सिटी सुधार ले, तो इसमें भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी अच्छा रैंक करने लगेंगी। इसमें आता क्या क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी, मतलब भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कितने भारत के बाहर के लोग आके पढ़ा रहे हैं। बहुत ही ऐसा कम होता है कि भारत के बाहर के लोग आके पढ़ा रहे हैं, तो उस मैट्रिक में भारत पीछे होता है। अब इसके रीजन भी हो सकते हैं कि भारत में ही इतने अच्छे टीचर हैं कि भारत को बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ रही, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कि हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ अच्छा, हम उसके अच्छे की तलाश ही नहीं कर रहे हैं, या फिर जो उनको सैलरी चाहिए होती है वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रही, यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रही। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो भारत में बाहर से जो लोग आए पढ़ने, उनकी संख्या में भी काफ़ी कमी है। और इसमें डाइवर्सिटी की भी कमी देखी जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अब जैसे देखिए, अब हो सकता है कि भारत की यूनिवर्सिटीज आप देखें तो केवल अफ्रीका के स्टूडेंट सारे हैं, बाकी कहीं के स्टूडेंट ही नहीं है, कोई यूरोप का नहीं, कोई यूएसए का नहीं, बाकी जो एशिया की जो यहाँ पे कंट्रीज है वहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं है। तो डाइवर्सिटी की भी कमी देखने को मिलती है। तो भारत में जैसे भारत के लोग जाते हैं ना ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, या फिर यूएसए पढ़ने, यूरोप पढ़ने, क्यों? क्योंकि उनको लगता है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। तो इस तरह से भारत में जब बाहर के लोग आएंगे और बाहर के स्टूडेंट्स आएंगे तो ये रैंकिंग भारत की सुधरेगी। इनबाउंड एंड आउटबाउंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो है उसमें भी कमी देखने को मिली है। मतलब उसमें स्कोर भारत का अच्छा नहीं, मतलब भारत के स्टूडेंट जा रहे हैं विदेश पढ़ने, वहाँ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसमें भी कमी देखने को मिलती है। तो ये अगर 3 मैट्रिक सुधार ली जाए तो भारत का जो स्कोर है काफ़ी अच्छा हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है रिसर्च इम्पैक्ट या फिर साइटेशन। मतलब ये तो अच्छा है कि भारत का जो रिसर्च आउटपुट है नंबर ऑफ पेपर्स में वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो रिसर्च का इम्पैक्ट है साइटेशन पर पेपर है फॉर टॉप इंस्टीट्यूशन, वो लैग करता है जो एशियन लीडर्स हैं उनकी तुलना में। और इस वजह से भारत का जो ओवरऑल स्कोर है वो अफेक्ट होता है। मतलब ऐसे समझिए कि जैसे भारत अगर 100 बुक्स जो है पब्लिश कर रहा है पर ईयर, लेकिन अगर उसके पढ़ने वाले ही केवल 20 लोग हैं, ऐसे समझिए 20 लोग केवल पढ़ रहे हैं, तो क्या भारत का जो कह सकते हैं इम्पैक्ट है वो अच्छा है? नहीं, भारत का ऐसा है कि भाई 100 बुक्स तो हम प्रोड्यूस करें लेकिन पढ़ने वाले तो केवल 20 ही लोग हैं। मतलब लोग इनके जो भारत के जो रिसर्च पेपर हैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहे। और वहीं पे अगर ऐसा समझिए कि कोई देश है जो 50 बुक जो है प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके पढ़ने वाले 500 लोग हैं, तो ऐसे में क्या है कि भाई इसके बुक्स की क्वालिटी ऐसा मानी जा रही है कि अच्छी है। तो यहाँ पे भारत का जो रिसर्च आउटपुट है वो तो ज़्यादा है, लेकिन भारत का जो रिसर्च हो रहा है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब लोग उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर उसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसको बाकी आने वाली जो रिसर्च है उसको पढ़ करके करी जाए और उसके जो फाइंडिंग्स हैं वो साइट करी जाए। तो ये जो इम्पैक्ट है उसमें भी मिस कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ पेपर तो ज़्यादा है लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, कम पड़ रहा है। तो ये जो 2 मेन वीकनेसेस हैं या जो चैलेंजिंग एरियाज हैं वो भारत के लिए पड़ते हैं। तो ये अगर हम देखें ओवरऑल तो हमको ये समझ में आता है कि भारत का जो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है वो तो जाहिर सी बात है वो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अगर देखा जाए इंडिविजुअली तो वो कम हुई है। भारत में जो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर हैं उनकी संख्या तो बढ़ी है, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो कम हुआ है। तो इस वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो कह सकते हैं कि जो एक मिडिल में ऐसा चल रही ना, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, इसी वजह से चल रही। कहीं पे हम अच्छा करें तो कहीं पे खराब हो जा रहा है। तो ऐसे हमको अगर 2 सेक्टर्स हमारे ये सुधर जाएं तो मेरे ख्याल से इंडिया की जो रैंकिंग काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। बाकी आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।